राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार की रही कि राहुल गांधी सरीखे नेता को एक कड़े मार्ग में बैठा दिए। किसके साथ? ममता बनर्जी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ। कश्मीर की दो धुर विरोधी पार्टी, अब्दुल्ला परिवार और महबूबा मुफ्ती का जो परिवार है, उनको एक साथ बैठकर चाय पिलवा रहे हैं नीतीश कुमार। अब बात कर लीजिए महाराष्ट्र की शरद पवार और ठाकरे परिवार, कितना विरोधाभास रहा है। पूरी उनकी राजनीतिक जीवनी को देखिए आप, तो एक दूसरे के खिलाफ ही राजनीति की है, तो साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। ये काम इस मुल्क में, इस देश में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार, लालू यादव या कोई वैसा नेता, कभी जयप्रकाश ने भी यही काम किया। गठबंधन होना नहीं होना, साथ में चुनाव लड़ना चुनाव नहीं लड़ना, बात की बात है, लेकिन ये संशय को नीतीश कुमार ने जरूर तोड़ दिया, इस मिथ को जरूर तोड़ दिया। भले ही बिहार सबसे गरीब राज्य है, लेकिन कई राज्यों को अमीर बनाने में बिहार का सबसे बड़ा योगदान है। कि 3 बार ममता बनर्जी ने प्रयास किया है पिछले 5 सालों में इसी विपक्षी एकता के लिए, फेल हो गई। कहां सफल हुई? कोई नहीं गया। राहुल गांधी तो दूर का बात है, उनको बगल के स्टेट के हेमंत सोरेन तक नहीं गया। केसीआर का बात कीजिए, 2 बार उन्होंने प्रयास किया। एमके स्टालिन ने पिछले 3 साल में 2 बार प्रयास किया, कहां सफल हुए ये? और 2019 चंद्रबाबू नायडू 2019 में प्रयास किए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 38% वोट आया था और 62% वोट उनके खिलाफ गिरा था। पहला दलील। दूसरा, उन्होंने आंकड़ा पेश किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 43% वोट आया, 43%, और विपक्ष में उनके खिलाफ 57% वोट गिरा है। उसी 57% वोट को अगर हम एक कर ले रहे हैं तो हम नरेंद्र मोदी की सरकार को 100 सीटों के अंदर समेट देंगे। तो नीतीश कुमार का प्रयास यही है कि बिहार में अगर 40 सीट है तो 40 सीट पर एनडीए वर्सेस महागठबंधन होगा। बीच में न लेफ्ट का नेता लड़े, न राजद का नेता अलग से लड़े, न जदयू का नेता अलग से लड़े, और वैसे कलेक्टिव वोट अगर पड़ेगा एक तरफ तो उसमें बीजेपी को बड़ा डैमेज हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 23 जून देश के राजनीति में एक काफ़ी अहम दिन था और बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि बताएं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ 17 दलों को जोड़कर एक मेज पर ला दिए बिहार के राजनेता, और खासकर बताएं तो नीतीश कुमार। 9 अगस्त 2022 को जब बीजेपी से संबंध तोड़े नीतीश कुमार, तो उन्होंने कहा था कि सारे विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। बिहार ने यह साबित कर दिया कि जो काम ममता बनर्जी नहीं कर पाई, केएसआर नहीं कर पाए, फिर से बताएं आपको चंद्रबाबू नायडू नहीं कर पाए और कांग्रेस नहीं कर पाई, वो बिहार के 2 नेताओं ने, खासकर नीतीश कुमार ने कर दिखा दिया कि बिहार वो भूमि है जहां से देश के लिए एक मंच तैयार हो सकता है, एक आंदोलन तैयार हो सकता है और दिल्ली के तख्त को चुनौती दी जा सकती है। यहाँ से हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदिप्त आर्यन, बात करेंगे इनसे। उदिप्त, आखिर नीतीश कुमार के बारे में आप जितनी भी आलोचना कर ले, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि वो सब कुछ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के पद के लिए वो चुनौती देने वाली एक टीम भी खड़ा कर सकते हैं। कांग्रेस, ममता बनर्जी, केजरीवाल, सभी को एक मंच पर ला सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार का विरोध कोई हमारा टारगेट तो रहता नहीं है। ये कोई भी राजनेता का विरोध करना हमारा मकसद नहीं है। उनका जो कार्यकाल रहा, जो काम उनके द्वारा किया गया, उसमें जो गड़बड़ी होती है उस पर हम सवाल उठाते हैं, या राजनीति पर हम सवाल उठाते हैं। और आंकड़ों पर हम बाद में बात करेंगे। जो आंकड़े नीतीश कुमार ने कल रखा है उन नेताओं के सामने, 2014 का आंकड़ा उन्होंने रखा है, 2019 का आंकड़ा उन्होंने रखा है, लेकिन बड़ा जो दृश्य दिखा है कल, ये बेहद बड़ी उपलब्धि, राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार की रही कि राहुल गांधी सरीखे नेता को एक कड़े मार्ग में बैठा दिए। किसके साथ? ममता बनर्जी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ। कश्मीर की 2 धुर विरोधी पार्टी, अब्दुल्ला परिवार और महबूबा मुफ्ती का जो परिवार है, उनको एक साथ बैठकर चाय पिलवा रहे हैं नीतीश कुमार। अब बात कर लीजिए महाराष्ट्र की शरद पवार और ठाकरे परिवार, कितना विरोधाभास रहा है। पूरी उनकी राजनीतिक जीवनी को देखिए आप, जो एक दूसरे के खिलाफ ही राजनीति की है, तो साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, लिट्टी चोखा खा रहे हैं। बंगाल में वाम और ममता का क्या रिलेशन है ये पूरा दुनिया जानता है। एक मंच पर आना छोड़िए, सामना सामने नहीं होना चाहते हैं लोग, हत्या तक हो जाती है। बंगाल की स्थिति तो इतनी खराब है, विभत्स है, कि बंगाल में बजाते वाम और टीएमसी के झड़प में हत्या तक हो जाती है। उनके राजनेता एक साथ बैठे हुए थे मंच पे। ये काम इस मुल्क में, इस देश में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार, लालू यादव या कोई वैसा नेता, कभी जयप्रकाश ने भी यही काम किया था। तो बिहार की भूमि राजनीतिक तौर पर कितनी उपजाऊ है और कितनी एक्सपेरिमेंट करने वाली है, ये फिर से बिहार ने दिखाया है।
कल जो 17 दल पहुंचे हैं, देखिए गठबंधन होना नहीं होना, साथ में चुनाव लड़ना चुनाव नहीं लड़ना बात की बात है, लेकिन ये संशय को नीतीश कुमार ने जरूर तोड़ दिया, इस मिथ को जरूर तोड़ दिया। भले ही बिहार सबसे गरीब राज्य है, लेकिन कई राज्यों को अमीर बनाने में बिहार का सबसे बड़ा योगदान है। कई ऐसे राज्य हैं जिनको अमीर बिहार ने बनाया है। सिर्फ लेबर सप्लायर स्टेट बिहार नहीं है, बिहार बुद्धि सप्लायर भी है, बिहार राजनीति भी सप्लाई कर रहा है पूरे देश को। आप सोचिए ना कि 3 बार ममता बनर्जी ने प्रयास किया है पिछले 5 सालों में इसी विपक्षी एकता के लिए, फेल हो गई। कहाँ सफल हुई? कोई नहीं गया। राहुल गांधी तो दूर का बात है, उनके बगल के स्टेट के हेमंत सोरेन तक नहीं गया। केसीआर का बात कीजिए, 2 बार उन्होंने प्रयास किया। एमके स्टालिन ने पिछले 3 साल में 2 बार प्रयास किया है, कहाँ सफल हुए ये लोग? और 2019 चंद्रबाबू नायडू 2019 में प्रयास किए। तो 2014 से लेकर 2023 नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 9 साल में ये पहली बार हुआ है कि पूरा ही विपक्ष कहिए इसको, क्योंकि 3 स्टेट छोड़ दीजिए आप, उड़ीसा, यूपी का इसलिए मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि वहां से मायावती और वो जो है आरएलडी, ये 2 लोग नहीं आए थे, तो वहां पर विपक्षी एकता का कॉन्सेप्ट बहुत सफल होगा भी नहीं। तो इन और एक वो आंध्रा, इन 3 स्टेट्स को अगर आप जोड़िए तो 143 सीट होता है। तो अगर 543 में 143 सीट आप हटा भी दीजिए तो भी 400 सीट पर तो कम से कम विपक्ष एक हो गया। 400 बड़ा आंकड़ा है। 272 पर सरकार बनती है, सरकार नहीं बनती है, तो 400 सीट पर भी अगर नीतीश कुमार एक कर दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि उनको संयोजक कभी बनाया नहीं गया है, लेकिन मंच तैयार हो गया है और हो सकता है कि 12 जुलाई को इस पर फैसला ले लिया जाए। क्या लगता है कि अगर कुछ लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं 1974-77 में जो बना था, जो विपक्ष एक तैयार हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ, क्या वैसा ही पृष्ठभूमि बिहार इस बार देगा और क्या 77 की तरह ही सत्ता परिवर्तन क्या 2024 में भी होगा? देखिए वैसी स्थिति तो नहीं है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण से तो तुलना करना ही मूर्खता होगा नीतीश कुमार का। उन्होंने तो उप प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया था। नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, कुर्सी के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। ये बात मैं नहीं, पूरा बिहार पूरा देश जानता है इस बात को। अब स्थितियां जैसी बन रही हैं, देखिए नीतीश कुमार ने जो दलील दिया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 38% वोट आया था और 62% वोट उनके खिलाफ गिरा था, पहला दलील। दूसरा उन्होंने आंकड़ा पेश किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 43% वोट आया, 43%, और विपक्ष में उनके खिलाफ 57% वोट गिरा है। उसी 57% वोट को अगर हम एक कर ले रहे हैं तो हम नरेंद्र मोदी की सरकार को 100 सीटों के अंदर समेट देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी या स्टालिन या अखिलेश यादव कितना बिहार में वोट महागठबंधन को दिलवा पाएंगे, या स्टालिन जो है वो बंगाल में ममता बनर्जी को कितना वोट दिलवा पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट विपक्षी एकता का दरअसल सक्सेसफुल इसलिए भी नहीं दिख रहा है अभी तक, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का इसमें ज़्यादा हिस्सेदारी है और कांग्रेस की इसमें बहुत हिस्सेदारी दिख भी नहीं रही है, क्योंकि कांग्रेस हर स्तर पे अब कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। अगर नहीं करती तो कल राहुल गांधी कम से कम पटना नहीं आते। कांग्रेस का कद अगर उतना ही बड़ा देश में रहा था, देखिए कांग्रेस इस बात को भांप गई है, इस बात को समझ गई है कि अकेले लड़ना तो भाई मोदी के खिलाफ हमारे बूते में नहीं है। 44 या 54 में ही हम खेल पाएंगे, 100 का आंकड़ा भी 3 डिजिट्स भी पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए कांग्रेस हर स्तर पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। लेकिन यही ड्रॉबैक है इस विपक्षी एकता का, क्योंकि क्षेत्रीय दल कभी भी अपने राज्य के बाहर वोट ट्रांसफर नहीं करवा सकते हैं। जेडीयू चुनाव लड़ी थी ना उत्तर प्रदेश में, लगभग सभी सीटों पर जमाना जब्त हुआ था। मणिपुर, कई स्टेट्स में हमने देखा है। आरजेडी भी चुनाव लड़ती है बंगाल में, झारखंड में, तो स्थितियां वैसी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद जो नीतीश कुमार का एक कंसेप्ट बड़ा तगड़ा है, और वो कंसेप्ट अगर लागू हो गया तो बीजेपी को सही में मटिया पलीत कर देगा। एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट, मतलब वोट कटवा का जो कंसेप्ट है, जैसे हर बार क्या हुआ 2019 में क्या हुआ कि अगर बीजेपी और आरजेडी लड़ रही है आमने सामने, और अगर जदयू एनडीए में थी, लेकिन अगर बीच में कोई वोट कटवा आ गया तो वो आरजेडी, बेगूसराय का एग्जाम्पल लीजिए आप, बेगूसराय में कन्हैया लड़े, तनवीर हसन लड़े और गिरिराज सिंह लड़े। अगर कन्हैया और तनवीर हसन साथ लड़े होते तो शायद गिरिराज सिंह नहीं जीत पाते, तो वहाँ वोट कटा। आरा में भी ऐसा ही दृश्य दिखा और लगभग सभी लोकसभा सीट पर ऐसा होता है। तो नीतीश कुमार का प्रयास यही है कि बिहार में अगर 40 सीट है तो 40 सीट पर एनडीए वर्सेस महागठबंधन हो जाए। बीच में ना लेफ्ट का नेता लड़े, ना राजद का नेता अलग से लड़े, ना जदयू का नेता अलग से लड़े, और वैसे कलेक्टिव वोट अगर पड़ेगा एक तरफ तो उसमें बीजेपी को बड़ा डैमेज हो जाएगा। और वैसे भी आप वोट के शेयर को अगर आप देखिए 2014 या 2019 का, तो ये स्पष्ट तौर से है कि अगर
बीजेपी के ही एक नेता कह रहे थे कि आज के परिदृश्य में अगर वोट शेयर के हिसाब से चुनाव हो जाए, जो वोट बीजेपी का है, एनडीए का है, या जो वोट महागठबंधन में जेडीयू आरजेडी का है, तो बीजेपी को 3 सीटें बिहार में आएंगी, 3 सीट। तो वही कंसेप्ट पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो ठीक है, नीतीश कुमार जो दे रहे हैं अपना विचार, क्या वो सचमुच में लागू हो सकता है? क्या जितने भी दल हैं वो इतना त्याग बलिदान, अपने स्वार्थ की बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, और क्या किसी एक नेता की अगुवाई में चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, 2024 के मई के पहले तक तो पत्ता नहीं खुलेगा कि पीएम कौन बनेगा, नहीं खुल सकता है। जहाँ खुलेगा पत्ता कि फलाना नेता बनेंगे पीएम या पीएम उम्मीदवार हो गए, टूट जाएगी गठबंधन, नहीं बन पाएगी गठबंधन। सबकी महत्वाकांक्षा है। अबे अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ता एयरपोर्ट पे तो हल्ला मचा रहे थे ना कि हमारा पीएम अरविंद केजरीवाल की तरह हो। अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ता है सपा के, वो भी एयरपोर्ट पे चिल्ला रहे थे, मतलब नारे लगा रहे थे कि अखिलेश यादव बनेंगे प्रधानमंत्री। यहाँ जदयू कार्यालय के बाहर नारा लगते ही रहता है। राहुल गांधी के समर्थक उनको पीएम बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी के समर्थक पूरा एग्रेसिव है कि ममता दीदी जो है बंगाल में, वो अब दिल्ली जाए। तो इसलिए पीएम का फेस क्लियर नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, नीतीश जी या नीतीश कुमार सबको बांध कर चुनाव लड़वा देंगे साथ में, क्योंकि अब इनके पास, विपक्ष के पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। अगर ये साथ नहीं आए तो इनको अच्छे से पता है कि नरेंद्र मोदी अगर कोई काम अब से नहीं भी करेंगे, प्रचार भी उतना एग्रेसिव या धुआंधार नहीं करते हैं, तो भी 24 में पूर्ण बहुमत से भाजपा केंद्र में सरकार बना लेगी। इसलिए इनकी मजबूरी है। नहीं मजबूरी होती तो कभी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला साथ बैठते क्या? नहीं मजबूरी होती तो क्या ममता बनर्जी और लेफ्ट कभी साथ बैठते क्या? डी राजा, सीताराम येचुरी सब बैठे हुए थे। मजबूरी नहीं होती तो क्या राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तो पूरी पॉलिटिक्स एंटी कांग्रेस रही है। ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स, राजनीतिक जन्म इनका कांग्रेस के खिलाफ हुआ है। और इन दो नेता को छोड़िए, जो 2 दिग्गज बिहार में बैठे हुए थे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इनका राजनीतिक जन्म, राजनीतिक उदय और पूरी राजनीतिक कैरियर कांग्रेस विरोध में रही है। तो ये सब साथ इसीलिए आ गए हैं क्योंकि एक व्यक्ति को पछाड़ना है, और वो फैक्टर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के ऊपर जो ये आरोप लगाते हैं कि देश तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने तो देश को एक कर दिया। बिहार में तमिलनाडु का एक मुख्यमंत्री भी आकर बैठ रहा है, बंगाल का मुख्यमंत्री भी आकर बैठ रहा है, उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री आकर बैठ रहा है, सब तो कश्मीर का भी बैठ रहा है। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक को तो नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक कर दिया, और इसका क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी को ही। तो इनकी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी, पॉलिटिकल सर्वाइवल का इनके पास आज के समय में स्थिति किल्लत है। लेकिन क्या लगता है कि जनता जो है सिर्फ मोदी हटाओ के नाम पर ही इनको वोट दे देगी और इनका गठबंधन जीत जाएगा, या फिर इनको एजेंडा भी रखना पड़ेगा, या अपना योजना, भविष्य का जो योजना होता है कि हम कैसे नरेंद्र मोदी से बेहतर करेंगे? क्या मोहब्बत ही केवल बातें होंगी, या लेकिन मोहब्बत के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको लेकर बातें नहीं होंगी? देखिए, एक प्रोफेसर हैं, वामपंथी हैं, लेफ्ट के हैं, और उनसे मेरी बात हो रही थी, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उनसे हम यही सवाल किए कि सर क्या लग रहा है इस बार 2000, अब जिस तरह विपक्षी एकता हुआ है, क्या 2024 में नरेंद्र मोदी जो है वो डिथ्रोन हो जाएंगे, गद्दी से उतर जाएंगे, क्या कोई नया पीएम बनेगा देश का? तो उनका यही कहना था कि जिस तरह लोहे लोहे को काटता है, उस तरह नरेंद्र मोदी का विकल्प अब इस देश में नरेंद्र मोदी ही हो सकता है। नरेंद्र मोदी की पृष्ठभूमि, उनका व्यक्तित्व, उस व्यक्ति का राजनीति और राजनीतिक सूझबूझ के सामने ये नेता, जितने भी नेता कल जुटे हैं, ये नहीं टिक पाएंगे। लेफ्ट के हैं, वो वामपंथी हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दिया है, मुझे बताया उन्होंने। नरेंद्र मोदी को देखिए, नरेंद्र मोदी इस देश में, आदेश जी, कभी भी चुनाव जो है ना, वो महंगाई, बेरोजगारी, मोहब्बत, नफरत, इस पे लड़ा जाता है ना, हारा या जीता जाता है। चुनाव यहाँ पर इमोशन से होता है, और इमोशन के फ्लो में ही वोट पड़ता है। नहीं तो इंदिरा गांधी के निधन के तुरंत बाद राजीव गांधी को 400 सीट नहीं आता, और उन्हीं राजीव गांधी को बोफोर्स के मामले में एक बार सत्ता से हटना नहीं पड़ता। वोट यहाँ पर इमोशन पे चलता है। चाहे वो वाजपेयी जी का काल देखिए, मनमोहन सिंह का काल देखिए, या पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही काल देखिए, किसी का आप देखिए, इमोशन पे यहाँ पे वोट पड़ता है। और आज का युवा, कम से कम युवा तबका जो है, उसके अंदर नरेंद्र मोदी इमोशनली कनेक्टेड है। उसको बेरोजगारी से, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट कहिए, महंगाई कहिए, इन्फ्लेशन कहिए, जो कह लीजिए, उससे बहुत लेना देना है नहीं, और कभी रहा भी नहीं। वो जो है प्रोफेसर, उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई जो है वो मौर्य काल में भी था, महंगाई मुगल काल में भी रहा है, अब महंगाई 100 साल बाद भी रहेगा। हर काल में उसके उस समय के अनुसार महंगाई और बेरोजगारी रहता ही रहता है, क्योंकि बड़ा कारण आबादी भी है। तो इसलिए उससे देश में वोट का इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। यही सब बात है। तो नरेंद्र मोदी को टक्कर देना है। और आपका जो सवाल है उसका जवाब दे देते हैं। देखिए, हर क्षेत्रीय दल का अपना कुछ वोट है।
इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे ना। चिराग पासवान का भी अपना कुछ वोट है, अगर 5% वोट दुसाध वोट उनको पड़ता है तो वो पड़ता है, वो अक्रॉस पार्टी लाइन वो नेता के चेहरा पे पड़ जाता है। उसी वोट को कलेक्ट करने के लिए, एक जगह लाने के लिए नीतीश कुमार का ये प्रयास है। अब इसमें हो सकता है कि इसका कोई मतलब रिवर्स इफेक्ट भी दिखे कि भाई एक ही व्यक्ति के पीछे पूरा देश क्यों पड़ गया है, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्यों पड़ गई हैं। तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को इसका फायदा भी मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि अगर वो वोट एक साथ आ गया और नरेंद्र मोदी के बीजेपी के खिलाफ पड़ा तो हो सकता है कि इनकी सरकार भी चली जाए। ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मौजूदा समय में बिहार की हम बात कर रहे हैं। बिहार वो भूमि है जो कोई भी नया एक्सपेरिमेंट होना है तो वो बिहार से होता है। विपक्षी एकता होना हो या जयप्रकाश आंदोलन होना हो या महात्मा गांधी को महात्मा ही बनना क्यों ना हो, तो वो बिहार आकर ही महात्मा बनते हैं। बिहार के बाहर ना राजनीतिक तौर पे आप सफल हो पाइएगा, कोई नया एक्सपेरिमेंट करना है तो, या फिर कोई नया अगर रास्ता दिखाना है राजनीति में, तो बिहार ही आना पड़ेगा उसके लिए। तो बिहार ही आना पड़ेगा, और बिहार ने दिखा दिया कि ये क्षमता जो है बिहार के पास ही है, कि जहाँ पर ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फिर से उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये सारे लोग एक मेज़ पर आ गए जिन्हें कभी नहीं लाया जा सकता था। और इसको लेकर बीजेपी हमेशा तंज भी करती थी कि विपक्षी दलों को एक जगह लाना मेढक को तराजू पर तौलने के बराबर है। तो देखिए क्या होता है, क्या 77 की कहानी दोबारा दोहराई जाएगी या इस बार फ्लॉप कर जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।